दिनों में वंदे मातरम। सत्ता के टेम्परेचर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रश्मि सिंह। आज बात होगी योगी सरकार के 100 दिन की। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार मार्च 2017 में पहली बार आई थी। 2017 से 2022 तक 5 साल के कार्यकाल में सरकार की ओर से दावा किया गया था कि उसने इस कार्यकाल में बेहतर कानून व्यवस्था और अपराधियों पर नकेल कसने के अपने एजेंडे को पूरा किया है। अपराधियों की गोली का जवाब गोली से देने की छूट हो या फिर अपराधियों की संपत्ति पर बुलडोजर चलाना हो, इस उपलब्धि को सरकार ने इस साल के फरवरी मार्च में हुए विधानसभा चुनाव में लोगों के सामने रखा। मार्च 2022 में योगी आदित्यनाथ दूसरी बार यूपी के सीएम बने। सरकार अपने दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे कर रही है, तो इन 100 दिनों में क्या कुछ सरकार ने किया है खास, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ेंगे। सत्ता पक्ष और विपक्ष के तमाम मेहमानों से चर्चा करें उसके पहले आपको बता दें कि 100 दिन काफी अहम होते हैं, क्योंकि 25 मार्च को जब शपथ ली और नई सरकार बनी तभी कह दिया गया था कि 100 दिन का एजेंडा है। इन 100 दिनों में हमें बहुत कुछ करना है और 100 दिन में सरकार कितना कुछ कर पाई है। सबसे बड़ा मुद्दा कानून व्यवस्था, रोजगार, किसानों को लेकर सरकार ने क्या किया है। किसान जिस तरीके से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करते रहे, किसानों के आंदोलन के बावजूद सरकार को किसानों का वोट मिला और एक बार फिर से यूपी में कमल खिला। तो इन 100 दिनों में लेखा जोखा तो रख दिया गया है और इसी पर आज हम चर्चा भी करेंगे। तो योगी सरकार के 100 दिन कैसे रहे, विपक्ष किस नजरिए से देखता है और वरिष्ठ पत्रकार क्या सोचते हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, मिलवा देते हैं। सबसे पहले स्वागत करते हैं बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं कृष्ण मोहन पांडे जी। स्वागत है सर आपका बहुत बहुत। वंदना सिंह हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, सपा की नेता, और मनोज मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। मनोज जी, शुरुआत में आपसे करना चाहती हूँ, किसी भी सरकार के लिए अगर देखा जाए तो 100 दिन काफी अहम होते हैं शुरुआत के। उसमें ये देखा जाता है कि सरकार कितनी तेजी से, कितनी फुर्ती से वो काम करती है और किन चीजों को फोकस कर पाती है। आपने क्या देखा इन 100 दिनों के अंदर? रजनी जी, आज हम सब लोगों ने ये देखा कि 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने सरकार 2 में पेश किया, उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत विश्वसनीयता से भरी हुई थी। और चूंकि लगभग 37 वर्षों बाद उत्तर प्रदेश में सरकार रिपीट हुई, तो सरकार के 5 साल पूरे होने के दौरान चुनाव में जब ये पार्टी गई थी या योगी जी चुनाव में गए थे, तो बहुत सारी बातें ऐसी थी जो ये लगता था कि पिछले 5 वर्षों में कुछ छूट गया, जो हमको अगर दोबारा मौका मिलेगा तो उसको पूरा करेंगे। बिंदुवार, अगर चाहे वो शासन की, सुरक्षा की, रोजगार की, और एक सबसे बड़ी बात है कि अभी पिछले ही महीने जिस एक उद्योग के बड़े आयोजन की, जिसको इन्वेस्टर मीट के जरिए देखिए उसकी शुरुआत, फिर पुनः उसको चालू रखा, कहीं कोई चीज ब्रेक नहीं की। उत्तर प्रदेश में एक चुनौती हुआ करती थी। 90 के दौर के बाद देश प्रदेश की राजनीति में बड़ा बदलाव आया और 2017 से 2022 और 2022 से 100 दिन में जिन चीजों को लेकर के पार्टियां अछूती होती थी, बहुत सारी बातें या बहुत सारे बयान नेता पक्ष के द्वारा नहीं दिए जाते थे, योगी जी ने मुझे लगता पहले दिन में जो स्पष्ट रूप दिखाया उसका उनको परिणाम इस 2022 के चुनाव के दौरान मिला। और बिंदुवार काम की चर्चा, लोग श्वेत पत्र नहीं जारी करते 6 महीने में, साल भर में, 2 साल में, 3 साल में, लेकिन इस सरकार ने पहले दिन, मैं 2017 की बात कर रहा हूँ, जब सरकार बनी तो उन्होंने एक तरीका बनाया कि नहीं, हम जनता के सामने 100 दिन में जाएंगे, साल भर में जाएंगे और हर साल में जाकर के ये गिनाएंगे कि साहब हमने ये वादे किए थे, हमने ये पूरे किए। आप चाहे चर्चा हाईवेज की कर ले, चाहे वो एयरपोर्ट की कर लें, तो नोएडा से लेके, मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि गोरखपुर से गाजियाबाद तक बड़ा प्रदेश है, बड़ी आबादी है, और चूंकि 14 से 19 सरकार में रिपीट हुई, बड़ी आबादी का जिक्र मैं कर लिया करूं कि योगदान भी बड़ा होना चाहिए। बिल्कुल। प्रधानमंत्री बनारस से चुन के आते हैं, वो भी उत्तर प्रदेश से ही के सांसद हैं, तो जो योगदान योगी के रूप में डबल इंजन सरकार को मिलनी चाहिए, वो विश्वसनीयता मुझे आज ये 100 दिन के बाद लगी। जो कार्य इन्होंने पूरे किए, उनकी एक पुस्तक या उनके बारे में व्याख्यान दिया, बाकी ये क्या पूरे करने वाले हैं, चाहे 15 अगस्त की बात हो, चाहे इसी अगले हफ्ते बुंदेलखंड हाईवे की बात हो,
तो योजनाएं पूरी हुई उसका जिक्र, भविष्य में क्या योजनाएं हैं उसका जिक्र, और सबसे बहुत बड़ी चुनौती तो उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के मुझे लगता है वो सरकार लगातार रिपीट होने के बाद भी बराबर उसी स्थिति में रखकर चल रही है जो उसका पहले दिन से एजेंडा था। बिल्कुल, लॉ एंड ऑर्डर बहुत बड़ी चीज है। मैं लौटूंगी आपसे, कई और विषय है जिन पर रिपोर्ट कार्ड पे भी चर्चा हुई है और वो चर्चा का विषय भी है यूपी के लिए क्या, तमाम देश में जितने भी राज्य हैं उनके लिए भी काफी अहम हो जाता है। उन पर चर्चा करने से पहले हम बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं कृष्ण मोहन पांडे जी। बहुत बहुत बधाई हो योगी सरकार यानी बीजेपी सरकार के यूपी में 100 दिन। अगर बात की जाए 100 दिनों में कई काम किए हैं, अब आप हमें बताइए कि कौन से प्रमुख काम सरकार की तरफ से सबसे पहले किए गए हैं, जो वादे किए कितने पूरे किए? देखिए, आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी अपने स्थापना काल से लेकर और आज के दिन तक हम एक संकल्प लेते हैं और उस संकल्प से आगे बढ़ते हैं। हमारा एक संकल्प भी है कि संकल्प से सिद्धि तक हम संकल्प लेते हैं तो संकल्प को छोड़ नहीं देते हैं। उस जब तक वो सिद्ध नहीं हो जाता है तब तक उसकी पूर्ति करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट उद्देश्य रहा है कि समाज के अंतिम व्यक्ति का जब तक उदय न हो तब तक हमारी परिकल्पना अंत्योदय की पूर्ति नहीं हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी शुरू में यही उत्तर प्रदेश था जहां पे अपराध का एक गढ़ था। ये बीमारू राज्य कहा जाता था जहां पे इन्वेस्टमेंट के नाम पे व्यापारी आने से डरते थे। मैं आपको एक आंकड़ा देना चाहूंगा, यही उत्तर प्रदेश था। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आने से पूर्व में अखिलेश जी की सरकार में इन्वेस्टमेंट के लिए 3 लाख करोड़ का, मात्र 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया था, जिसमें से नाम मात्र का भी इन्वेस्टमेंट का जितना इन्वेस्टमेंट है रोजगार नहीं उत्पन्न हो पाया। भारतीय जनता पार्टी की पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई, हमने देखा कि रोजगार सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे है और उत्तर प्रदेश का प्रशासन बेहतर हुआ, प्रशासन के साथ साथ पुलिसिंग सिस्टम बेहतर हुआ और उत्तर प्रदेश में रोजगार, उत्तर प्रदेश में व्यापारी आए। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पिछली सरकार में 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट मात्र उत्तर प्रदेश में आया। ये वो उत्तर प्रदेश जहाँ पे 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट नहीं आ पाता था, उसके पीछे कारण था यहाँ का बेहतर लॉ एंड ऑर्डर। एक नंबर पर महाराष्ट्र का इन्वेस्टमेंट था 12 लाख करोड़ का और दूसरा इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश का 10 लाख करोड़ का। जो बीमारू राज्य उत्तर प्रदेश था, हमने इन्वेस्टमेंट लाया, लोगों को रोजगार दिया। रोजगार का एक बात आपको देना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा की सरकारों में 10 साल में 2,18,000 सरकारी नौकरियां दे पाए। भारतीय जनता पार्टी पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 5 वर्ष, जिसमें 2 साल कोरोना काल रहा, 3 सालों में हमने 5,58,000 सरकारी नौकरियां दी। लगभग 30 लाख से ऊपर एमएसएमई के थ्रू अन्य जगहों पर रोजगार दिया। तो मनरेगा और अन्य व्यवस्थाओं को व्यवस्था जोड़ दी जाए तो करोड़ों लोगों को रोजगार देने का काम उत्तर प्रदेश में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार और यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया। यदि हम सड़कों की बात कर ले तो मैं आपको एक वानगी देना चाहूंगा, यही उत्तर प्रदेश था, अखिलेश जी की सरकार में मात्र 5 सालों में 6,000 किलोमीटर सड़कें बन पाई, परंतु पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में 3 वर्ष में हमने 16,000 किलोमीटर सड़कें बनवाई और 5 एक्सप्रेसवे बनवाए। वो एक्सप्रेसवे जो सबसे कम दिन में, कम लागत में, बेहतर, दुनिया के मानक पे बेहतर हमने व्यवस्था की। तो उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करने के लिए हमने जो 2017 से पहले जो पूर्व में 13 मेडिकल कॉलेज थे वही थे, परंतु भारतीय जनता पार्टी की 17 से और 22 सरकार में हमने 53 मेडिकल कॉलेज देकर एक अद्वितीय योगदान उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करने में किया है। तो उत्तर प्रदेश की यदि आप परिवहन व्यवस्था को देखेंगे तो यही उत्तर प्रदेश था जहां पे मात्र 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट था 70 वर्षों में, परंतु 3 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में दिया। तो अभी पुनः 5 एयरपोर्ट पुनः देने जा रहे हैं, अर्थात उत्तर प्रदेश एक उत्तम प्रदेश बनने की स्थिति में है। वो उत्तर प्रदेश जो कभी बीमारू राज्य कहा जाता था, लेकिन आज की स्थिति यह है कि बलिया कलर का बेल्जियम का सपना देखना शुरू कर दिया है। तो बीमारू राज्य से अब उत्तर प्रदेश बन रहा है। ठीक है कृष्ण मोहन जी, बहुत देर से सपा की नेता वंदना सिंह भी सुन रही हैं। वंदना जी, 100 दिनों का कार्यकाल, बहुत खूबियां गिनाई जा रही हैं, चाहे वो कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, रोजगार का हो, किसानों का हो, हर मुद्दे पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? 100 दिनों में आपको कोई खामी नजर आई? हालांकि विपक्ष तो खामी निकालते ही है। ऐसा है, हम देश की बात करते हैं, अगर देश का सबसे बड़ा मुद्दा आज का बेरोजगारी है। बिल्कुल, जो दर बढ़ के 7.8% बढ़ चुका है। ठीक, 30.6% के साथ हरियाणा टॉप पे है,
तो आप ये कह रहे हैं यूपी में इतने ज्यादा रोजगार पैदा हो गए कि यूपी कहीं है ही नहीं, सबसे ज्यादा उन्नति हो रही है। साल 2022 में अगर आप देखें किसी क्षेत्र पर लगातार जो है ये जो निजी जो नौकरियां मिलती थी निजी क्षेत्र में से, उस पे मार पड़ रही है। तो ये बेरोजगारी खत्म हो गई है कह रहे हैं, इतने सारे रोजगार इन्होंने ला दिए। ये बड़ा अच्छा लग रहा है, चाशनी में लपेट लपेट के जो शब्द बोले जा रहे हैं कि हमने ये कर दिया 10 लाख करोड़ 50 लाख करोड़। अरे भाई जब इतना सब कुछ हो गया तो त्राही त्राही क्यों मची हुई है, क्यों नहीं दिख रहा है? आपका उत्तर प्रदेश ये बता रहे हैं हमें कि हमने इतने मेडिकल कॉलेज बनवाए। अरे डॉक्टर कहाँ है बताइए? लगाते थे यहाँ से लोगों इतनी सारी तो इन्होंने खूबियां गिनवा दी हैं। किसी के सरकारी जमीन पर कब्जा करके आप बीच में मत बोलिए, मेरा टर्न है, सरकार में लाई गई थी, वो अब समाप्त हो गया है। अब भैया जी दीदी जी वाला उत्तर प्रदेश नहीं रहा, अब ये बाबा का उत्तर प्रदेश है और बाबा का उत्तर प्रदेश प्रशासनिक वाला उत्तर प्रदेश है, पुलिसिंग सिस्टम वाला उत्तर प्रदेश है। कम से कम विपक्ष को रखने तो दीजिए, ठीक है, जवाब दीजिएगा आप। ठीक है, अब 750 दंगे नहीं होंगे, अब कराना में पलायन नहीं होगा। कृष्ण मोहन जी देखिए, वंदना सिंह को बात तो रखने दीजिए सर, मैं आऊंगी, आप क्रॉस क्वेश्चन जरूर करिएगा, जो उनके सवाल है उनके जवाब भी दीजिएगा, लेकिन मेरा आपसे अनुरोध है कि प्लीज कम से कम उनको बोलने दीजिए। मैं भारत का पुत्र हूँ जो नरेंद्र मोदी, देश के सबसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समय में अपनी प्रतिभा को आगे बढ़ाया हूँ और दुनिया के मानक पर खड़ा उतर रहा हूँ। गला फाड़ फाड़ के चिल्लाने से आपकी खूबियां नहीं सामने नजर आ जाएंगी। दूसरे जो सत्यता है मैं बता रहा हूँ, वैसे तो उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको देखा है, आपके बोलने को उत्तर प्रदेश ने सुना। 14 में आपको पीछे छोड़ा, 17 में छोड़ा, 19 में छोड़ा, 22 में छोड़ा और निश्चिंत रहिए उपचुनाव के बाद 24 में भी आपको उसी जगह पे ले जाके छोड़ेगा जहां पे आप शुरुआत हुई थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश समझ चुका है कि उत्तर प्रदेश और देश का भविष्य भारतीय जनता पार्टी के हाथों में। वंदना जी हमारे साथ बने रहिए। कृष्ण मोहन पांडे जी, वंदना जी को थोड़ा सा बात पूरी करने दीजिए ना, विपक्ष के नाते इसे सवाल तो उठाते हैं, उन सवालों के जवाब मैं आपसे लूंगी, आप बने रहिए हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास, उनको बात तो पूरी करने दीजिए कम से कम। हाँ वंदना जी आवाज आ रही है, बात पूरी करिए पहले आप अपनी जी। ऐसा है जी, विपक्ष का काम है आवाज उठाना, जनता की आवाज है। ये सोच रहे हैं कि विपक्ष का गला घोट के, विपक्ष को आवाज बंद करके ये अपनी वाहवाही या खूबियां गिनाते रहेंगे। अरे भाई 100 दिन में रिपोर्ट कार्ड लाने की जरूरत क्या पड़ गई? आप काम करें ना, जो अगर प्रदेश की उन्नति हो रही है, देश की उन्नति होगी, हम सबको दिखेगा। बोलने की जरूरत नहीं है, डमडमाने की जरूरत नहीं है। आप कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, आज भी आप देख लें महिलाओं की सुरक्षा, बच्चियों की सुरक्षा कितनी हो रही है। ये बहुत अच्छा लग रहा है कानों में सुन के। और आप पिछली सरकारों से क्यों तुलना कर रहे हैं? भाई आपको जनता ने मौका दिया है, दूसरी बार दिया है, तो जनता को जवाब दीजिए। पिछली सरकारों के मत गिनाइए बैठ के और अपनी पीठ मत ना थपथपाइए लोग। ये सिर्फ अपने गिनाए, जो कि बैठ के गिना देते हैं कि 10 लाख हमने ये दिया, 15 लाख करोड़ ये आया। 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात कर रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री जी। जैसे हमारे यहाँ भाजपा बोलती है 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी आएगी। अरे कहां से आएगी? जरा तथ्यों पे बात करें ना, किस तरह से आएगी 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, किस क्षेत्र में आएगी? ठीक है, अब उम्मीद है बात पूरी हो गई होगी, जवाब ले लेते हैं। कृष्ण मोहन पांडे जी पहले आप अपना जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं वरिष्ठ पत्रकार के पास जाऊंगी। जवाब है इन बातों का? हमारे समाजवादी साथी इन्होंने कहा कि रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करने की क्या आवश्यकता है साहब। 5 वर्षों तक आपने रिपोर्ट व कार्ड प्रस्तुत नहीं किया, क्या किया जनता नहीं जानती है। जनता हमारी भगवान है, उत्तर प्रदेश के नागरिक जो है हमारे मालिक है, और हमने अपने मालिक के लिए क्या किया, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करें कि मैं, मेरे मालिक, तुम्हारे लिए मैंने क्या किया। जनता मालिक है हमारी। और दूसरी बात, इन्होंने कहा क्या जरूरत पड़ गई साहब, जब राज सत्ता
जब सत्ता पैदल चलकर सुदूर जंगलों में जाती है तो राम राज्य आता है। हम राम राज्य की परिकल्पना करते हैं, तो इस परिकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए हमारे उत्तर प्रदेश का एक एक मंत्री, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जनता के पास जाता है, पूछता है हमसे कोई कभी तो नहीं रह गई, कोई समस्या है तो उसके निदान में कौन क्या हो सकता है। यानी कि 100 दिन से कम से कम एक खाका तो तैयार हो गया कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। ठीक है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं कृष्ण मोहन जी। अब मैं मनोज जी के पास जाना चाहती हूँ, उम्मीद है आपकी बात पूरी हो गई होगी। मनोज मिश्रा साहब, हालांकि विपक्ष का काम है सवाल उठाना, तो लगातार वो सवाल भी उठा रहे हैं कि आखिर जरूरत क्या है इन 100 दिनों को रिपोर्ट कार्ड की। सबसे पहले तो मैं आपसे इस पर प्रतिक्रिया चाहती हूँ, और उसके बाद मेरा एक और अहम सवाल जिसके बारे में मैं कह भी रही थी, किसी भी देश राज्य के लिए सबसे अहम होता है रोजगार। रोजगार में कितनी कामयाब रही सरकार देने में? रजनी जी, मैं जरा पांडे जी को रोकना चाहूंगा कि उत्साह में विपक्ष को और मीडिया की बातें सुने, अपने बात रखें। आप एक चैनल पे हैं, बहुत लोग आपको देख और सुन रहे हैं। रही बात आपके सवाल की बात करें, देखिए लोकतंत्र में विपक्ष का भी उतना ही रोल है जितना सत्ता पक्ष का, बशर्ते कार्य की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की होती है और कमियां गिनाना है और कहाँ काम छूट गया ये विपक्ष का रोल है। अब रही बात जो आपके सवाल थे, देखिए रोजगार में मैं सिर्फ वही बात करूंगा जिन बातों को तथ्यों के आधार पर योगी सरकार ने 4 साल में और चुनाव से पहले या 100 दिन के अपने संकल्प पत्र में या इस पुस्तिका में उन्होंने जारी किया या लोगों से कहा या जो हमको आपको मीडिया के जरिए जानकारी है। इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि विगत 2 वर्षों पूर्व जो लगातार कोरोना काल गया तो विश्व स्तर पर ही बहुत सारी चीजें गड़बड़ हुई हैं, उससे प्रदेश भी सफर किया और देश भी सफर किया है। लेकिन एक वो माहौल बना, उत्तर प्रदेश विकास परिषद का गठन आज नहीं हुआ है, वो हुआ था स्वर्गीय अमर सिंह और मुलायम सिंह के दौरान में। लेकिन जहां तक काम करने की बात रही, एक समय होता था जब रेमंड और यूपी सीमेंट और बहुत सारी अपरांत की फैक्ट्रियां यूपी में होती थी, लेकिन एक एक करके बंद होती गई और पलायन करके बंद हो गई और ताले लग गए। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है कि कम से कम जिले स्तर पर, मंडल स्तर पर बनारस में कुछ है तो औराई में कुछ है, मुरादाबाद में कुछ है, फिरोजाबाद में कुछ है। अब उन चीजों को बेहतर ढंग से, बेहतर प्लेटफॉर्म और देखिए उपभोक्ताओं तो चीजें आसानी से कैसे पहुंचे। अटल जी कहा करते थे कि यातायात और सड़क मार्ग बहुत जरूरी। रोजगार के कई तरीके हैं, स्पेशली अगर ये चर्चा कर ली जाए कि सरकार ने कितनी नौकरियां दी, तो मुझे लगता है कि उस आंकड़ों में हो सकता है कि सफलता नहीं मिली हो, लेकिन बहुउपयोगी तरीके से अगर हम आपको देखेंगे तो विचार तो बना। अगर टीसीएस की फैक्ट्री, सैमसंग की फैक्ट्री, नोकिया की या बाकी चीजें, मैं नोएडा का जिक्र करता हूं कि नोएडा एनसीआर का पार्ट है पर उत्तर प्रदेश में है। तो और लखनऊ में तो विकास की चीजें देखिए, जब संसाधन आप मुहैया कराइएगा, सुरक्षा मुहैया कराइएगा, बिजली आप दीजिएगा, आप लोगों को विश्वास दिलाइएगा कि लूट डकैती, फिरौती, हत्या या ये चीजें नहीं होंगी, तो जो भी उद्योगपति, टाटा आपको अच्छे से याद हो, टाटा सिंगूर से किस तरीके से जाके गुजरात शिफ्ट हुआ, ममता सरकार की कितनी उस दौरान बेइज्जती हुई, हम सब सारे लोग जानते हैं। उद्योगपतियों को विश्वास दिलाना, उनको अपने प्रदेश में ले आना, जेवर जैसा एयरपोर्ट या बाकी चीजों की जो शुरुआत हुई है, मुझे लगता है सरकारें आती जाती रहे, लेकिन विगत 5 वर्ष और 100 दिन में योगी सरकार ने कई चीजों के नए आयाम की शुरुआत की है। कई चीजें भविष्य में हमको दिख रही हैं, अन्य राज्यों को या देश को उद्योगपतियों को दिख रही हैं। मुझे लगता है कि ये एक बेहतर शुरुआत हो गई रोजगार को लेकर के। और सुशासन को लेकर के एक बात कहेंगे, दंगा और दंगे से पीड़ित लोगों के साथ जो भी चीजें, बुलडोजर का जिक्र किए, बात चुनाव दौरान भी खत्म नहीं होती थी और आपके चैनल के बाद भी नहीं खत्म होगी। बिल्कुल, बुलडोजर रजनी जी प्रतीक हुआ करता था बिना से बाकी चीजों का। लेकिन आप खुद सोचिए कि प्रबंध तंत्र द्वारा किया गया जो अत्याचार, या आप देखिए अभी कानपुर की घटना है, बिल्कुल अभी प्रयागराज की घटना है, क्या अब आप इन लोगों को क्या कहेंगे? तो देखिए, डर और शासन का लागू करना ये सरकार का दायित्व बनता है। यानी आप ये मानते हैं लॉ एंड ऑर्डर बहुत जरूरी है, और वो है, चाहे वो बुलडोजर चला के हो या फिर कार्रवाई करके हो, वो दिखाने की कोशिश की। और हमने तो ये भी दिखाया है और देखा भी है कि कैसे जो अपराधी है तख्तियां लेकर पहुंच जाते हैं डर के कारण कि भाई हजारों की भीड़। आप सोचिए 10 मिनट में किसी आम नागरिक की जिंदगी जीना मुहाल कर देती है, उसकी दुकान, उसका घर तोड़ देती है। इन सब चीजों पर कंट्रोल होना चाहिए। और बतौर प्रदेश का नागरिक हम या मीडिया कर्मी हम ये चाहते हैं कि कम से कम शासन का राज कायम हो और शुरुआत अच्छी है और परिणाम भी अच्छा है।
वंदना सिंह जी, अब आप क्या कहेंगे, क्योंकि ये तो आपने भी देखा होगा कि बुलडोजर चला अवैध संपत्तियों पर, कानपुर की हिंसा भी देखी आपने, और फिर ये भी देखा होगा कि किस तरीके से जो अपराधी किस्म के लोग हैं, वांटेड थे, वो खुद तख्तियां लेकर जा रहे हैं कि भाई हम आ गए हैं, हमारा एनकाउंटर मत करिएगा, हम सरेंडर करने को तैयार है, जो कहीं छुपे थे। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर तब भी सवाल उठा रहे हैं आप। देखिए, ऐसा है, अगर उत्तर प्रदेश का उत्थान होता है, उत्तर प्रदेश में अगर सुविधाएं उपलब्ध होती, हम सबको खुशी होगी। राजनीति एक जगह है, लेकिन जैसे अब आपने बुलडोजर की चर्चा की है, मैं उसमें एक चीज बोलना चाहूंगी, उसमें एक वर्ग विशेष के ऊपर क्यों कार्रवाई हो रही है? सरकार के लिए सब बराबर होने चाहिए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो, लेकिन जिसका नाम आएगा, ठीक है, नहीं होने। देखिए, आपने प्रयागराज की बात की, हाँ। वो घर जिसको ढाया गया वो उसकी पत्नी के नाम पे था। क्या आप इसको जस्टिफाई करती हैं? क्या आप कहेंगी कि ये सही हुआ? बुलडोजर, ठीक है, ये बुलडोजर से कहीं भी आप शासन नहीं कर सकते हैं। रजनी जी, सामान्यता में बुलडोजर इसका जवाब नहीं है। वंदना जी, मनोज जी कुछ कह रहे हैं, उनकी सुन लेते हैं थोड़ा सा। हाँ, वंदना जी, बनी हुई है। वंदना जी, सामान्यता मैं डिबेट में कोई टोका टिप्पणी नहीं करता, बस एक बात आपसे शेयर कर रहा हूँ। जिस दिन की घटनाएं प्रयागराज की थी, मैं प्रयागराज में मौजूद था, मैं और मुझे किसी अपने परिवार के पीड़ित को उस अस्पताल में ले जाना था जो उस दंगा आए क्षेत्र में था। तो हम लोग सामान्यतः कलावा पहनते हैं, तो मैंने एसपी को और पुलिस अफसर को कहा कि मुझे जाना, अपना परिवार लेके आना है। उन्होंने कहा साहब अगर आपको जाना तो आप कलावा उतार दीजिए। अब अगर किसी मैं ये उदाहरण आपको सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ कि मैं किसी जात, किसी विशेष किसी धर्म की चर्चा नहीं करता, लेकिन अगर किसी जात विशेष धर्म के लोग हजारों हजार की संख्या में देश की, प्रदेश की न्यायिक व्यवस्था या उससे उद्दंडता करेंगे, उनके साथ निपटने के इससे बेहतर कोई दूसरा तरीका नहीं है। भाई साहब, अभी मैं बनारस में थी, मैं कल ही लौटी वहां से, और मैं मंदिर भी गई, वहां पे ज्ञान व्यापी भी बगल में ही है, और मुसलमानों के एरिया में भी गई। मुझे तो ऐसा कोई खतरा नहीं लगा कि मुझे लगे मैं बिंदी भी लगा। जी देखिए, ये कार्रवाई क्यों हो रही है? ये गलत है। सीसीटीवी कैमरे में देखकर, फोटो देखकर, नाम करके, तब ऐसा नहीं है कि बस उठाया, आंखों में पट्टी बंदी हुई और कार्रवाई हो रही है। देख के, समझ के वो लोग शेयर कर रहा हूँ, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, मैं भी उतनी हिंदू हूँ जितने आप लोग हैं। चलिए ठीक है, इसका जवाब वंदना जी। मतलब ये नहीं है कि मैं इस बात को जस्टिफाई करूं कि जब न्याय हो तो पत्थर फेंकने वाले अगर किसी वर्ग विशेष के हैं तो कार्रवाई होनी चाहिए ना उनके ऊपर। बिल्कुल होना चाहिए कार्रवाई पत्थर फेंकने वालों के ऊपर, लेकिन उतनी ही सख्ती से कार्रवाई औरों पे भी होना चाहिए जो इस तरह की हरकतें करते हैं। अरे तो जिसके हाथ में पत्थर है, अगर वो कोई भी धर्म का, उस पर हो रही है कार्रवाई, आप कोई नाम बता दीजिए ऐसा जो आपको लग रहा है कि भाई ये शख्स था। ये बताइए, क्या आपको लगता है कि इस तरह की जो हरकतें हुई हैं सिर्फ इसमें एक ही वर्ग के लोग रहे हैं? चलिए ठीक है, जवाब बीजेपी की तरफ से ले लेते। बहुत देर से कृष्ण मोहन पांडे जी सुन रहे थे, जवाब दीजिए कृष्ण मोहन पांडे जी। कि एक वर्ग विशेष पर सिर्फ कार्रवाई हो रही, तो मुझे लगता है को ठीक से अध्ययन करके और दाखिला लेके आना चाहिए। शायद इनको पता नहीं कि उत्तर प्रदेश में एक कई मीडिया चैनल्स ने एक रिपोर्ट तैयार किया है जो वर्ग विशेष की बातें होती है। मैं इनको बता देना चाहूंगा, मात्र 21% कार्रवाई अन्य जिस विशेष की बात कर रहे हैं, वर्ग विशेष की बात कर रही है, उनपे हुई है, और लगभग 80% के लगभग कार्रवाई वो हिंदू लोगों पर हुई है। आप इस भ्रम में मत रहिए। आप एक वर्ग विशेष को टारगेट करके उसका वोट बैंक लेना चाहती है, भरमाना चाहती है, तो ये उत्तर प्रदेश की जनता समझ चुकी है, वो वर्ग विशेष समझ चुका है। 80% से ऊपर कार्रवाई जो है हिंदू और अपराधियों पर हुआ है। जो अपराधी, आप लोग अपराधी में धर्म ढूंढते हैं, जाति ढूंढते हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको धर्म और जात और क्षेत्र में समाप्त कर दिया। ये उत्तर प्रदेश की जनता है, ठीक जनता जानती है। और रही बात उत्तर प्रदेश की कार्रवाई की, तो बुलडोजर की कार्रवाई सिर्फ उन पे होती है जो उत्तर प्रदेश से अपराध कराना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश भ्रष्टाचार कराना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में आतंक कराना चाहते हैं। विपक्ष में ध्यान देना बंद करें। क्या करते हैं कि हमारा
योगी सरकार के 100 दिन में कितना हुआ है कामकाज, कानून व्यवस्था, रोजगार सहित अन्य मुद्दों पर इस पर हमने चर्चा की। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया कृष्ण मोहन पांडे जी, वंदना सिंह जी और मनोज मिश्रा साहब हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो सत्ता के टेम्परेचर में आज हमने बात की योगी सरकार के 100 दिन की। इन 100 दिन में सरकार ने जो कामकाज किया है उसका रिपोर्ट कार्ड भी रखा है। तो खास पेशकश में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।